नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है कुछ बड़ी खबरों का। लखीमपुर कांड को लेकर भाजपा पर जमकर प्रियंका गांधी बरसी। कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से इस्तीफा नहीं दिया। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वालों को जमानत मिल गई और जमानत के बाद अब वो खुलेआम घूमेगा। आपको बता दें कि लखीमपुर कांड के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को आज ही जमानत मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें जमानत दे दी है। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से, जिसने आपको कुचल डाला। इस सरकार ने किसको बचाया? उन किसानों के परिवारों को बचाया? उनकी जो पुलिस थी, प्रशासन थी, कहां थी वो जब उनको कुचला? कहीं नहीं थी। मैं बताती हूं कहां थी। जब हम जैसे लोग वहां उनके परिवारों से मिलने जा रहे थे तो हमें रोकने में लगी थी। पूरी तमाम प्रशासन, तमाम पुलिस सड़क पे खड़ी थी, बीच रात तक, 4-4 बजे तक। हम किसका नुकसान करने जा रहे थे? जिसका नुकसान हुआ उसको तुमने बचाया नहीं। जिसने नुकसान किया उसका बाप तुम्हारे साथ स्टेज पे खड़ा होता है आज भी। एक प्रधानमंत्री, एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है अपने देश के प्रति। उस जिम्मेदारी को निभाना उसका धर्म होता है। हर धर्म से ऊपर होता है वो धर्म। और जो नेता, जो प्रधानमंत्री, जो सरकार उस धर्म को निभाना नहीं जानती, उस सरकार को नकारो। समझ लो कि आपके सामने क्या खेल खेला जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रचार अभियान के दौरान गुरुवार को एक अलग ही नजारा दिखा। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी प्रचार के दौरान एक पंक्चर बनाने वाली दुकान पर जा पहुंची और वहां बैठकर दुकानदार को कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाने लगी। इस दौरान दुकानदार भी इसे गंभीरता से सुनता दिखा। बता दें, प्रियंका गांधी रामपुर के दौरे पर थी। यहां वो अपनी पार्टी का प्रचार करने पहुंची थी। डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान कांग्रेस महासचिव की मुलाकात एक पंक्चर बनाने वाले दुकानदार से हुई। इसी दुकान पर प्रियंका बैठ गई और दुकानदार को कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाने लगी। इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दागियों को टिकट देने का फैसला कई पार्टियों पर भारी भी पड़ सकता है। पत्नी की हत्या के आरोपी अमनमणि त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाना बहुजन समाज पार्टी के लिए खतरा पैदा कर सकता है। अमनमणि त्रिपाठी को महाराजगंज के नौतनवा सीट से टिकट मिलने के बाद उनकी सास सीमा सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच लखनऊ में कवित्री मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला और सारा सिंह की मां सीमा सिंह बीएसपी कार्यालय के बाहर अमनमणि त्रिपाठी को टिकट दिए जाने के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला को हिरासत में गौतमपल्ली थाने पर लेकर के गई। वोट के प्रति ऐसी दीवानगी शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। 3.5 महीने बीमारी से ग्रसित युवक मुकेश वोट की दीवानगी को लेकर जाकर पोलिंग बूथ पहुंच गया। कितने दिनों से बीमार हैं आप? 3 महीने। तो आज आप काहे के लिए आए हैं? वोट गिरने। अच्छा, क्या बीमारी आपका, क्या हुआ बीमारी में? ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन है पेट का। पूरे पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। और ये देखिए, पूरे सुविधाओं से लैस जो है, डॉक्टर साहब की निगरानी में इसे आईसीयू वार्ड बनाकर भेजा गया है। इसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज, नेबुलाइजर, दवाइयां, सभी चीज सुविधाओं से लैस है। पहले चरण के तहत राज्य के 11 जिलों की 58 सीटों में मतदान हो रहे हैं। वहीं नोएडा सेक्टर 11 के पोलिंग बूथ में एक युवा मतदान के लिए पहुंच गया। आपको बता दें और दिखाते हैं आपको एक बड़ी खबर जो
मतदान के लिए पहुंचा था वो युवा। हिजाब विवाद को लेकर देश में मचे घमासान पर कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजबली राम ने बड़ा बयान दिया है। राजबली राम ने हिजाब विवाद पर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और देश में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संविधान बना हुआ है। सभी लोगों को धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता है और अपने पंथ के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार वो एक अपना विचार है उनका, उस अनुसार वो चलने का हमें पूरा अधिकार है। हमारा मूल अधिकार है कि हम अपने पंथ के अनुसार चलें। अगर कोई संप्रदाय, कोई जाति समूह अगर वो अपने बनाए हुए स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर चलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है और इस पर हमें किसी प्रकार का आलोचना नहीं करना चाहिए। नहीं, भाजपा का ये उद्देश्य ही तो बहन बेटी भी खड़ी है। मां खबर अमरोहा से है। अमरोहा जिले में सपा प्रत्याशी गुज्जर ने कई गांवों का भ्रमण किया, जहां सपा प्रत्याशी का गांव वालों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का भी खूब उल्लंघन किया गया। बता दें, इस दौरान किसी ने भी ना तो मास्क लगाया हुआ था और ना ही 2 गज की दूरी का पालन करता नजर आ रहा था। सपा प्रत्याशी गुज्जर ने संपर्क करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। बहन बेटी भी खड़ी है, माँ बहन भी खड़ी है। तुम्हें यहाँ जरूरत है तुम्हारे रखवाले की, जो तुम्हारी सुनवाई करके तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ सके। एक तो तुम्हें यहाँ बिजली वाले बहुत तंग करते होंगे, मैं आ जाऊंगा, किसी की हिम्मत नहीं है इस गांव में घुसने की, और तुम्हें कोई तंग कर जाएगा। दूसरा, तुम्हें ये जो पुलिस वाले तंग करें बाइक रोकने में, इनका इलाज करने का काम कर दूंगा, तुम्हें कोई हाथ नहीं देगा। मेरे क्षेत्र के एक हमारी जमीन जो पट्टे की है, वो है नया मुद्दा। पट्टे की जमीन इस विधायक ने गौशाला में दे दी, जबकि गौशाला के लिए सरकारी और जमीन दी जा सकती है, पट्टे की जगह नहीं देनी चाहिए थी। अगर आप लोग चाहोगे तो जैसे चाहोगे मैं उसको वैसे ही चेंज कराने की हिम्मत रखता हूं, तो उसको मैं करवा दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हारा विशेष ध्यान रखूंगा, माता बहनों को पेंशन दिलवाऊंगा और बेटियों को फ्री में पढ़ाई दिलवाऊंगा, यानी कि पढ़ाई मुफ्त में होगी, और विद्या धन दिलवाऊंगा। और दूसरा, बिजली तुम्हें टोटल 24 घंटे बिजली आएगी। खेतों में जितनी मर्जी चलाओगे 1 रुपया बिल नहीं आएगा, और घरों में चलाओगे तो 300 यूनिट बिल्कुल फ्री बिजली। और इसके अलावा बहुत योजना है, लेकिन सरकार जब बनेगी, जब एक एक वोट साइकिल का बटन दबाओगे, या हवा देखो क्या है, सारी बिरादरियां वोट दे रही है समाजवादी पार्टी को। अब भाजपा के दिन लग गए, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। मेरी कई गांव में यहाँ जमीन है और मैं जो है अब हसनपुर में ही मकान लेकर कर हमेशा यही रहूंगा और तुम्हारे सुख दुख में आता जाता रहूंगा। लेकिन देखो, जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो दूसरा 4 कदम बढ़ाएगा। मैं आज 1 कदम बढ़ा करके तुम्हारे बीच में आया हूँ हाथ बढ़ाने के लिए। आज मुझे गरज है, मेरी जरूरत है, सरकार बनानी है, इसलिए तो मुझे जाति में मत काट देना, मजहब में मत काट देना, क्षेत्र में मत काट देना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनने के लिए आया हूँ। उत्तर प्रदेश में आज पहले चरण के मतदान हो रहे हैं। इसी कड़ी में आगरा की विधानसभा 86 अदमातपुर की ग्राम पंचायत नगला बेल में शाम 3 बजे तक मतदाताओं की लंबी लाइन लगी रही। बता दें, यहां मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जा रहा है। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह पोलिंग बूथों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। खबर रुद्रपुर के देवरिया से है। यहां पौराणिक तीर्थ माने जाने वाले दुग्धेश्वर नाथ मंदिर पर गंगा आरती के साथ साथ महारुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप, यज्ञ और अनुष्ठान किया गया, जिसका आयोजन श्री त्रिलोक शक्ति अनुष्ठान पूजन समिति द्वारा किया गया। ये बताइए, जो ये कार्यक्रम कराया जा रहा है रुद्रपुर के दुग्धेश्वर नाथ मंदिर पर, इसका क्या उद्देश्य है?
विश्व शांति, विश्व कल्याण, समाज में भाईचारा, देश में सुख समृद्धि हो। श्री त्रिलोक सत्य अनुष्ठान पूजा समिति से संबंधित जितने भी यजमान भक्तगण जुड़े हुए हैं उनका कल्याण हो, यही इस समिति के उद्देश्य है समिति का, और सारे विद्वानों का बाबा से प्रार्थना भी है। कितना दिन से समिति चल रही है? यह 2006 से अनवरत समिति इस पावन रुद्रकाशी क्षेत्र में यह आयोजन कराती आ रही है। इस समिति के क्या है? हम इस समिति के अध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? अमित मानिक। एक खबर हरदोई से है। यहां जिले के मोहल्ला चांद बहटा के बाग में एक युवक का शव पड़ा मिला। शव मिलने पर मोहल्ले के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे पहले युवक की पहचान कराई और परिवार को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि शख्स घर से मजदूरी करने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक जब वो घर नहीं आया तो आसपास के लोगों की मदद से उसकी खोजबीन शुरू कर दी गई, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता न चला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक राम बहादुर उर्फ रामू, उम्र लगभग 40 वर्ष, एक काशी राम कॉलोनी का रहने वाला है, अनुसूचित जाति का, और यह नशे का आदी था। बरसात के में भीग गया था, भीगने के कारण लग रहा है इसकी मृत्यु हो गई है। इसके घर के परिजन आ गए हैं और आवश्यक कार्यवाही करते हुए डेड मिला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव ने रायबरेली की सदर सीट से पूर्व भाजपा प्रत्याशी अनीता श्रीवास्तव से खास बातचीत की। अनीता श्रीवास्तव पिछले 17 सालों से भाजपा की सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भाजपा ने उन पर विश्वास न जताते हुए उन्हें टिकट नहीं दिया। तो आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं कि इस पर अनीता श्रीवास्तव का क्या कुछ कहना है। मिला। हालांकि कैंपेनिंग में ऊंचा हार में अमरपाल मौर्य जी के साथ जा रही है, और जो पार्टी का जो निर्देश होता है, जो संगठन का निर्देश होता है, उस पर काम करना पड़ता है। हालात क्या है, समीकरण क्या है सदर के, इस स्थिति पर भी रोशनी डाली जाएगी। और जहां 11 जनपदों में मतदान आज है और चुनाव है, और पहले चरण का चुनाव चल रहा है, अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ऐसे जो चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में कुछ राजनीतिक पर चर्चा मैडम से करेंगे। मैडम, आप सदर सीट से पूर्व प्रत्याशी रही हैं, इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतनी सेवा आपने 17 साल से बीजेपी की थी और आपका टिकट काटा गया, क्यों? अनीता श्रीवास्तव, एडवोकेट, बीजेपी प्रत्याशी, पूर्व रायबरेली जी। अब प्रदेश नेतृत्व का फैसला है, प्रदेश नेतृत्व जो फैसला करता है हम लोग उसका सम्मान करते हैं, और संगठन जो करता है अच्छा करता है। शायद संगठन ने कुछ हमारे लिए और अच्छा सोच के रखा हो, इसलिए संगठन जो करता है हम लोग उसका सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहे। प्रदेश का जो समीकरण है इस बार चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा राज्य बना है इसमें, तो जो समीकरण बता रहा है, कंफ्यूजन है इस बार, वोटर की कंफ्यूजन है कि किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो क्या व्यवस्था आपके लिए कहां पर क्या होगा, कुछ आपने सोच रखा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से दोबारा प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई मतलब सोचने की ये जरूरत ही नहीं कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ऐसा तो कुछ हो, मतलब कहीं कोई मतलब ही नहीं इन चीजों का सवाल करने की कि नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से दोबारा प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। प्रधानमंत्री जी के और योगी जी के नेतृत्व में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी फिर से बनने जा रही है। हम बात करें विकास कार्यों की, जो लोग अभी विकास कार्यों पर तो चर्चा होगी ही, साथ साथ ये भी चर्चा है कि रायबरेली जनपद की और सदर सीट पर बात करें तो कांग्रेस से अदिति सिंह थी पिछली बार विधायक रही, इस बार उनको टिकट दिया गया। आरपी यादव को टिकट दिया गया सपा से, डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को कांग्रेस से टिकट दिया गया, बसपा से अशरफ घोसी को टिकट दिया गया। क्या बीजेपी? रवि श्रीवास्तव, क्या नाम है? लक्ष्मण कुमार। खबर अमरोहा से है। अमरोहा के नगला खादर में एक 35 वर्षीय शख्स की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और बिजली विभाग के सभी कर्मचारी बिजली घर छोड़कर भाग गए। अब नगला खादर बिजली घर पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
क्या नाम है? लक्ष्मण कुमार, ग्राम उपरा। ये जो आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? जी, ये श्री चंद्रपाल सिंह जी हमारे फूफा जी थे। ये कल 12:32 पर जो ये बिजली का काम कर रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने सिट डाउन भी लिया था, परंतु सिट डाउन के बावजूद भी ये खंभा पर चढ़े तो इनके करंट मार दिया लाइट में, और कुछ समय पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। इस समय जब ड्यूटी कर रहे थे एसएसओ अमर सिंह, पिताजी का नाम कोंदा के रहने वाले थे। ये क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रताप है। कहाँ के रहने वाले हो? यादपुर के। ये जो आज आपने बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया है, क्या मामला है? मेरा भाई यहाँ रेवा था, नौकरी कर रहा बिजली घर पे जी। वहाँ के बाद में ये घर को भी जा रहा, बाद में बुलाया फ़ोन करके। ये फ़ोन करके बुलाया हो तो फिर सिट डाउन लिया है वहाँ ने तार जोड़ने का, खम्मा पर चढ़ गया साहब, तो उसने हत्ती लगा दी। अमर सिंह ने सिट डाउन लेके अभी उसने हत्ती लगा दी, वो ऊपर चढ़ गए। तो क्या नाम है आपका? खबर यूपी के एटा से है, जहां जलेसर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जलेसर पर तैनात सुरक्षा गार्डों को 29 माह से वेतन न मिलने के चलते गार्डों के परिवार भूख से मर रहे हैं। वहीं पीड़ित गार्ड अपने बीवी बच्चों सहित आईटीआई के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गया है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। अच्छा, जो आप धरना दे रहे हैं कब से दे रहे हैं? 1 तारीख से। क्या समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं आप? वेतन नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन किसके खिलाफ है ये? अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन परिवार सहित भूख हड़ताल है बैनर तले, हाँ जी। किसके खिलाफ है ये? मतलब प्रिंसिपल के खिलाफ। क्या कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब? आजकल कर रहे हैं साहब, रोजाना कहते हैं कि क्या कहते हैं, जाते हैं हर एक महीना में, तो कल निकाल देंगे, अगले महीना में निकाल देंगे। जी है। क्या आप आश्वस्त हैं उनकी बात से? अब हमें तो साहब यही है कि हमारा पेमेंट निकाल दें, भुगतान कर दें, हम अपने से निकाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट निकाल दें पर हमारा। कितने लोग आप धरना प्रदर्शन जो हड़ताल कर रहे हैं? 3 लोग हैं हम। क्या क्या नाम है उनके? सत्य प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, प्रमोद कुमार। तो आप अनिश्चितकालीन आप रात में भी प्रदर्शन जी जो सर, हड़ताल पे बैठे कर रहे हैं? जी सर, ठीक, 24 घंटा रह रहे हैं हम तो। क्या नाम है, क्या परिचय आपका? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है सर। क्या मजबूरी हुई, आप धरना दे रहे हैं कई दिनों से? हमारी मजबूरी ये हुई कि हमारा लंबित वेतन 2018 से हमको भुगतान नहीं किया गया, 29 माह का। उस पर ज़्यादा घनिष्ठ इन्होंने पीआरडी बुलाई। पीआरडी यहाँ से हमने कहा उनसे कि भैया तुम नौकरी कर लेना, परंतु हमारे जो 9,25,700 के कुछ पैसे बैठते हैं, ये लिखित भी है वहाँ पर, परंतु उन्होंने हमको न कोई रिजाइन लेटर दिया कि आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं, आपको निकाला जाएगा। हमको यहाँ से भगा रहे थे। हमारी बेटी भी शादी के लिए मौजूद है, परंतु परवश में ये हमको सब मजबूर लेटर देते रहे। जिला अधिकारियों को काफ़ी समय पहले दिए थे, और उसके बाद आईटीआई से भी ये परिचित हुआ था कि 3 दिन के अंदर वेतनमान निकाल दिया जाएगा। आईएमसी रिन्यूअल होने पर हम इनका भुगतान कर दिए जाएंगे। डीएम के ये आदेश थे कि इनका भुगतान क्यों नहीं निकाला जा रहा था, उन्होंने आदेश कर दिया, तो ये आईएमसी रिन्यूअल भी हो गई। उसके बाद हमसे कहा कि पहले बजट आएगा तो हम सबसे पहले तुम्हारा करेंगे। उससे पहले हमसे पहले हमारा नाम करके उन्होंने बिरला वालों का पैसा निकाल दिया, परंतु हमारे के अंदर कोई कलमबाई कार्रवाई नहीं की इन्होंने, हमारे बराबर सोचा नहीं। इनको जबरियाँ हमको निकालना, धमकी और ये कितने दिन हो गए लगभग धरना देते देते आपको? धरना देते हुए आज हमको 10वां दिन है। क्या निष्कर्ष निकला? कोई किसी अधिकारी ने सुध वगैरह ली या नहीं? अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आज 10 तारीख को प्रिंसिपल जो पीछे उच्च अधिकारी बैठे हैं, फोरमैन साहब, उनसे ये कहा था कि मैं अभी आ रहा हूँ।
उनसे कहा है, परंतु मेरे से कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 10 फरवरी को पहले चरण पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ। इन जिलों में मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद और आगरा की 58 विधानसभा सीट शामिल हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया था, लेकिन कोरोना के चलते वोटिंग का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। वोटिंग बूथों पर मतदाताओं को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि शामली जिले में कैराना विधानसभा में ग्राम डुंडुखेड़ा में बूथ पर गरीब वर्ग के मतदाताओं को डरा धमका कर वोट की लाइनों से हटाकर वापस भेजा जा रहा है और तत्काल संज्ञान में लेने की बात कर चुनाव आयोग ने कहा कि भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान कराएं। कैराना के बूथ नंबर 255 और 245 पर ईवीएम खराब होने का मामला भी सामने आया है। मतदाता 2-3 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं और मतदान करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं बागपत जिले की। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू होने के बाद बागपत जिले के एक बूथ पर अचानक लाइट चली गई, जिस वजह से मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। वहीं मतदान कर्मी टॉर्च के सहारे मतदाताओं से मतदान करा रहे हैं। वहीं वोटिंग का सिलसिला इधर अभी जारी ही हुआ था कि ईवीएम मशीन खराब होने की बात भी सामने आने लगी। जिला गाजियाबाद, मथुरा और मेरठ में मशीनें खराब होने की जानकारी मिली है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में बूथ नंबर 341 की आधे घंटे तक मशीन खराब रही। वहीं लोनी बूथ नंबर 17 प्राथमिक विद्यालय बदरपुर की वोटिंग मशीनें खराब हो गई। मथुरा की बात करें तो मथुरा में गोवर्धन के बूथ संख्या 75 पर ईवीएम खराब होने की वजह से 1 घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ। वहीं फराह की बूथ संख्या 473 की मशीन बार बार खराब होने की बात भी सामने आ रही है। बीप की आवाज सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि मतदाताओं की शिकायत करने पर मशीन तो ठीक कर दी गई, लेकिन थोड़ी देर बाद वही समस्या फिर सामने आने लगी। मेरठ के कैंट में 20 पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई। इस पोलिंग बूथ पर टेक्निकल डिपार्टमेंट मशीनों को बदलने में लगा हुआ है। शामली ब्रिगेडियर होशियार सिंह कॉलेज बूथ नंबर 66 पर कुछ तकनीकी खराबी के कारण मशीनें नहीं चल पा रही। वहीं मतदान अधिकारी ने तकनीकी फॉल्ट के कारण ईवीएम मशीनें खराब होने की बात कही है। उनका कहना है कि जल्द ही नई मशीनों के जरिए मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वोटिंग बूथों पर मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, ये ध्यान चुनाव आयोग को रखना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर ट्वीट करके क्या कहा है। पहले चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने मतदाताओं से जमकर वोट करने की अपील कही है और 5 साल में किए गए कार्यों को भी जनता के बीच रखा है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों एवं बहनों, अब एक बड़े निर्णय का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कुछ भी किया है पूरी श्रद्धा एवं प्रतिबद्धता के साथ किया, और जो कुछ भी कहा आपको भरोसे को मान रखते हुए उसे निभाया। आपने स्वयं सभी कुछ देखा है और इन चुनावों तक आते आते ध्यान से सब कुछ सुना भी, और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है। इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ। उत्तर प्रदेश के सभी 1 लाख गांवों में सभी घरों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई गई। ऐसा पहली बात हुआ। कुछ लोग शायद कल्पना न कर पाए
इससे करोड़ों लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया है। मैं यह वोट मांगने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं तो पिछली सरकारों की तरफ से क्षमा मांगता हूं कि इस काम को वे 70 सालों में नहीं कर पाए। हमने घर घर करोड़ों घरों में शौचालय बनवाए। मेरे लिए यह भी आपकी वोट पाने का जुगाड़ नहीं था। स्वच्छता से भी अधिक यह मेरे लिए माताओं और बहनों के सम्मान और उनकी गरिमा का प्रश्न था। लाखों घर परिवार छप्पड़ और खपड़ेल की कच्ची छत से उबर कर पीढ़ियों में पहली बार पक्के मकान में आ गए। उनकी आंखों में चमकती खुशी और आत्मविश्वास ऐसा है कि सैकड़ों चुनावों की जीत की चमक को भी वे फीका करते। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन अब तक धुएं वाले चूल्हे पर काम करती हमारी माताएं और बहनें अब बार बार बीमार पड़ने से बचेंगी, स्वस्थ रहेगी एवं आत्मसम्मान की अनुभूति भी करेगी। आयुष्मान योजना आज उत्तर प्रदेश के करोड़ों परिवारों को रोगों से निपटने का सहारा बनी। आपने देखा कि हम हर घर नल से पानी पहुंचा रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक एक्सप्रेसवे बिछा रहे हैं, प्रदेश भर में औद्योगिक कॉरिडोर लगाने की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच 2 साल पहले से इस भयंकर कोरोना की वैश्विक महामारी ने आ घेरा है। बड़े से बड़े धनी और उन्नत देश भी विवश दिख रहे हैं। पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। ऐसा लगने लगा कि मानो बीमारी से मरे न मरे, भूखमरी से लोग अवश्य मरने लगेंगे। हमने निर्णय लिया कि मेरे उत्तर प्रदेश में कोई भूखों नहीं सोएगा। हमने करोड़ों परिवारों तक मुफ्त राशन पहुंचाना शुरू किया। ईश्वर की कृपा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से यह संकल्प भी अब निभाया जा रहा है। 15 करोड़ परिवारों को राशन की डबल डोज प्रत्येक माह उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के नागरिक स्वस्थ एवं समृद्ध रहें, इसलिए प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। हर जिले में ऑक्सीजन के संयंत्र युद्ध स्तर पर लगाए गए। किसी परेशान नहीं किया। यह मेरा कर्तव्य था, इसे पूरी निष्ठा से निभाया। हमने पिछली सभी सरकारों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आप सब साक्षी हैं कि मैंने अपने सभी निर्णय जाति, मत, मजहब, समुदाय, क्षेत्र या जिले के आधार पर पक्षपात किए बिना लिए। प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते यह मेरा दायित्व था और रहेगा। 5 साल आपने किसी घोटाले के आरोप नहीं सुने। मैं एक योगी हूं। मेरे भगवे पर कोई 2 पैसे के भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा सकता, लेकिन इस बात के लिए भी मैं आपसे अपना वोट नहीं मांगूंगा, तो मुझे शोभा नहीं देता। मुझे सबसे बड़ा संतोष इस बात का है कि आज हमारा उत्तर प्रदेश गुंडों, बदमाशों, दंगाइयों, उगाई गिरोहों, पेशेवर अपराधी और माफियाओं के आतंक से मुक्त है। पलायन कर गए हिंदू अपने घरों को लौट चुके हैं। उनको धमकाने और प्रताड़ित करने वाले या तो जेलों में बंद हैं या फिर सहम कर दुपक गए हैं। पुलिस भी अब बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के काम करती है। कानून और व्यवस्था में हमारी बहन बेटियों का भरोसा लौटा है। अराजकता एक बुरा सपना जैसी बात होके रह गई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अब आपसे सुरक्षा प्रदान करने के एवज में आपका वोट मांगू। अपने निर्दोष नागरिकों को एक भयमुक्त जीवन और सुरक्षित वातावरण देना तो किसी भी सरकार की प्राथमिक धर्म है। आप हमें और किस लिए चुनते हैं? आज मुझे कोई चिंता है तो केवल एक कि जिन दंगाइयों और आतताइयों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरी 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम।
उन्होंने वीडियो में कहा है कि मैं वोट नहीं मांगूंगा, मुझे शोभा नहीं देता। आज पहले चरण के मतदान है और ऐसे में सभी नेता चुनावी रंग में रंगे हुए हैं। जनता को लुभाने के लिए नेता घर घर जाकर वोटों की अपील करते नजर आए थे। इस चुनावी माहौल के बीच लोग भूल चुके हैं कि कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पर सबके बीच सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इस बार बाजी मारेगा कौन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी अपने उफान पर है। वोट मांगने के तरीके और मुद्दे भले ही पुराने हैं, लेकिन कोरोना महामारी ने प्रचार के तरीकों में थोड़ा ट्विस्ट जरूर ला दिया है। सबका मकसद एक है, वोटरों को लुभाना और यूपी की सियासत में बहुमत पाना। लेकिन सवाल ये है कि इस बार अपनी बात सही तरीके से जनता तक पहुंचाने में कौन कामयाब होगा। पूरे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रोल सबसे अहम है, इसलिए वक्त वक्त पर इसे अलग करने की मांग उठती रहती है। ये ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकता है। 2017 की ही बात कर ले तो यहाँ की 76 में से 66 सीटें जीतने के बाद बीजेपी ने सरकार बना ली थी। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के युवा गठबंधन को महज 6 सीटों पर ही जीत मिली थी। मायावती की माया भी काम नहीं आई थी और उन्हें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा है किसान आंदोलन का प्रभाव। यूपी विधानसभा चुनाव में आर या पार करने में किसानों का सबसे अहम रोल होगा। देश भले ही कृषि प्रधान से सर्विस प्रधान बन गया हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में आज भी किसानों का ही पहला नाम आता है। और किसान आंदोलन के दौरान के घटनाक्रमों को भुलाकर वहां के किसान वोटरों को मनाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कृषि कानून तो रद्द हो गया है और साथ ही किसानों का आंदोलन भी खत्म हो गया है, तो इसका असर कैसे होगा? दरअसल किसानों के बीच अब भी आंदोलन की यादें ताजा हैं और साथ ही कई ऐसे भी मुद्दे हैं जिसे लेकर किसान इस बार अपना वोट तय कर रहे हैं। इसमें गन्ना की उचित कीमत ना मिलना भी एक बड़ा मुद्दा है। किसानों का ये कहना है कि पश्चिमी यूपी में बड़े पैमाने पर गन्ने की पैदावार होती है। सरकार ने जो कीमतें तय की थी वो चीनी मिलों ने नहीं दी। जो कीमत 15 दिनों के भीतर मिलनी चाहिए वो कई बार साल भर तक का इंतजार की भेंट चढ़ी रहती है। हालांकि इन सब के बावजूद अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि पिछली सरकारों के मुकाबले योगी सरकार ने गन्ना किसानों को ज्यादा भुगतान किया है। लेकिन यहाँ के किसान गन्ना की उचित मूल्य के साथ साथ कृषि में बिजली रियायत को भी एक बड़ा मुद्दा मानते हैं। किसान कहते हैं कि बिजली कीमतों में जो रियायत पंजाब और हरियाणा की सरकार देती है वो दर हमें उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। आवारा पशुओं के मुद्दों को भी नकारा नहीं जा सकता। किसानों के इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को घेर रही हैं और वोटरों से सत्ता की आस लगाए बैठी हैं। बीजेपी के पास बेहतर कानून का मुद्दा। बीजेपी अखिलेश सरकार की राज की गुंडागर्दी का मुद्दा उठा रही है और बीजेपी सरकार में बेहतर हुई कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जोर शोर से प्रचार कर वोट मांग रही है। बीजेपी का ये कहना है कि उसने यूपी से अपराध खत्म कर लॉ एंड ऑर्डर का राज स्थापित किया है। योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में लगातार ये कह रहे हैं कि काम भी और लगाम भी, यानी बीजेपी यूपी के लोगों को ये बताने में लगी है कि राज्य में विकास कार्यों के साथ साथ अपराधियों पर लगाम भी लगाई गई है। अंधेर नगरी चौपट राजा, सुनी कि नहीं सुनी कहानी बताओ। अंधेर नगरी चौपट राजा। और जो हमारा उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा
दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। जिसको भी देखना है तो यूपी में आ जा। बताओ कानून व्यवस्था की क्या हालत कर दी है, क्या हालत कर दी कानून व्यवस्था की। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो, विधानसभा में कहते ठोक दो, और ठोक दो के चक्कर में पुलिस को नहीं पता किसे ठोक दें और जनता को ये नहीं पता किसे ठोक दें। बताओ हमारी ऐसी सरकारें चल रही है। देश की धारणा उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्या थी? उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा थी कि उत्तर प्रदेश देश के विकास का सबसे बड़ा बाधा है। एक बीमारू राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की भावनाओं, उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इन सभी मिथकों को दूर करते हुए, इन धारणाओं को बदलते हुए आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के लिए एक नजीर बन रही है। जब पूरा देश विभिन्न प्रकार की कानून व्यवस्था की चुनौतियों से अलग अलग समय में जूझता है, तब उत्तर प्रदेश आनंद के साथ अपने पर्व और त्योहारों को पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाता हुआ दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश आज निवेश की उन भारी संभावनाओं को लेकर के आए, लोगों के लिए आश्चर्य होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 26% के करीब है और बीजेपी की कोशिश है कि अपने आक्रामक प्रचार से मुस्लिमों के खिलाफ हिंदुओं को लामबंद किया जा सके। यही वजह है कि बार बार बीजेपी के नेता भाषणों में मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हैं। साथ ही बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था बेहतर करने का दावा भी करते हैं। बीजेपी की कोशिश है कि वोटों का ध्रुवीकरण कर सत्ता में बने रहें। वहीं विपक्ष की कोशिश है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करने में कामयाब न हो पाए। एक और बड़ा मुद्दा है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का। इसके साथ ही बीजेपी ने काशी और मथुरा में भी अयोध्या जैसा काम करने का कार्ड खेला है। क्या होगा सपा एलडी गठबंधन का असर? इस बार बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मात देने के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने हाथ मिलाया है। इस बार अखिलेश और जयंत चौधरी योगी आदित्यनाथ से दो हाथ करने के लिए साथ आए हैं। दोनों नेताओं ने लगातार कई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की नाकामियों को गिनाने का काम किया है और मुस्लिम वोट बैंक को साथ में लाने की जुगत भी लगे हैं। चौंकाने वाली बात है कि इस बार बीएसपी चीफ मायावती ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि पश्चिमी यूपी में मायावती का अच्छा खासा प्रभाव है। यहाँ के वोटर्स इसे कैसे लेंगे ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से मायावती को इन सभी सीटों पर प्रचार करना चाहिए वो वैसे नहीं हुआ। यूपी चुनाव में कांग्रेस का रोल। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इस बार उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कई जनसभाएं की हैं। इन्होंने फोकस किया है महिलाओं पर। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 40% महिला प्रत्याशियों को वो मैदान में उतारेंगी। प्रियंका गांधी ने कई रैलियों में तो ये भी कहा है कि न ही एसपी सरकार ने यूपी में बढ़िया काम किया है, न योगी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है। इसलिए इस बार कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए। 10+2 की छात्राओं को स्मार्टफोन मिलेगा। जैसे मैं कह रही थी, ऑनलाइन शिक्षा में सुविधा मिलती है और सुरक्षा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। इसी तरह से स्नातक में जो नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे। ये हर जिले में होंगे। इसमें महिलाओं को दक्षता के लिए प्रशिक्षण और तरह तरह की ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जिससे वे सशक्त बन पाएं। महिलाओं पर केंद्रित विशेष रोजगार की एक्सचेंज बनाई जाएगी।
राज्य भर में महिलाओं द्वारा प्रबंधित और संचालित संध्या विद्यालय भी होंगे। खासतौर से ये जो अर्बन सेंटर्स हैं और शहरों में हैं, ये यहाँ लगवाए जाएंगे, जहाँ पर महिलाएं शाम को आकर पढ़ाई कर सकेंगी और इनके लिए जो सुरक्षा की सुविधाएं हैं उनको हम अच्छी तरह से बनवाएंगे। वहीं इन सबके बीच AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी नया चेहरा बनकर यूपी में आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की बड़ी आबादी है और ओवैसी इसका फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ इलाकों में ओवैसी का भी असर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुस्लिम वोटर क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सभी पार्टियों का फोकस है। मुद्दों पर चले या जातीय समीकरणों पर, पार्टी देखे या चेहरा, ये तो लोग ही तय करेंगे। उम्मीद और उद्देश्य एक ही होना चाहिए, राज्य का विकास और जनता का भला। डेस्क रिपोर्ट, KKD न्यूज। चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में आज पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। ऐसे में नेता जनता लुभाने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। सपा कार्यकर्ता द्वारा यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राह चलती युवती की पीठ पर चुनावी प्रचार का एक स्टिकर चिपकाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। यूपी बीजेपी प्रभारी अनुराग ठाकुर ने बुधवार को एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते दिख रहे कुछ कार्यकर्ताओं को राह चलती एक युवती की पीठ पर सपा का एक स्टिकर चिपकाते हुए देखा जा सकता है। अनुराग ने ट्विटर पर लिखा, यही है लाल टोपी के काले कारनामे। एक राह चलती महिला के साथ सपा नेता की बदसलूकी देखिए। जहां भरे हुए ऐसे मनचले यूपी क्यों उनके साथ चले। वहीं इस वीडियो में लाल टोपी लगाए दूसरा कार्यकर्ता उनके बच्चों की दूसरी बात का समर्थन करते दिख रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि बहुत बढ़िया, बच्चा बच्चा कंफर्म हो जाना चाहिए। वहीं अनुराग के इस ट्वीट के बाद लोगों की टिप्पणियां शुरू हो गई हैं। इस वीडियो को शेयर किए जाने के कुछ घंटों बाद युवती और उसके युवक के साथ छेड़छाड़ का वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वो दोनों भाई बहन हैं और वो आपस में ही हंसी मजाक कर रहे थे। गौरतलब है कि आज गुरुवार को राज्य के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव में कुल 623 उम्मीदवार अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर मतदान होता है। पहले चरण में 2.28 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिनमें 1.24 करोड़ पुरुष, 1.04 करोड़ महिलाएं, 1448 ट्रांसजेंडर्स मतदाता शामिल है। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए KKD न्यूज।